हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स के एक एक टॉपिक को शुरू करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर दैट इज़ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हमारा पहला टॉपिक होगा क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड-19 के बाद में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बातें हुई हैं एफडीआई से रिलेटेड। तो उनके बेसिक्स जो है वो हमारे लिए समझना थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफडीआई के साथ में शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे फर्दर हम जो भी और दूसरे टॉपिक्स होंगे उनको भी यहाँ पर लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम पहला टॉपिक एफडीआई एंड एफडीआई पॉलिसी ऑफ इंडिया। एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश हम इनको हिंदी में कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है प्रत्यक्ष निवेश और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब हो जाता है संस्थागत निवेश। ठीक है, तो जैसा कि आप इस इमेज से थोड़ा सा समझ सकते होंगे क्या ये कि जैसे मान लीजिए अगर एफडीआई की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं किसी एक दूसरी कंट्री के अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा अगर भारत में कोई निवेश आ रहा है लगातार बहुत बड़ी संख्या में, तो ये एफडीआई हो रहा है। वहीं एफआईआई का मतलब क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो भारतीय कंपनियों में लगातार निवेश करते चले जा रहे हैं तो एक तरीके का ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गए। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक तरीके का पार्ट होता है ये एफपीआई, हम जिसको बोल के चलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो उस एफपीआई का ही एक हिस्सा बन के आता है एफआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको कहते हैं। 10% ये लिमिट जो भी इनकी आती है वो हम आगे देखेंगे। शुरू करते हैं पहले हम एफडीआई के बारे में कि एफडीआई आखिर होता क्या है। एफडीआई इज व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोल ओनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि जब कभी भी किसी एक देश की कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जो कि दूसरे देश में सिचुएटेड है, जैसे कि मान लीजिए अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार का निवेश करती है, या फिर अगर ये कह दीजिए कि कोई भी अमेरिका की कंपनी भारत में अगर डायरेक्ट निवेश कर देती है, तो ये एक तरीके का क्या बोला जाएगा, एफडीआई बोला जाएगा। जैसे कि विद फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद डे टू डे ऑपरेशन इन द अदर कंट्री। जैसे कि मान लीजिए अमेज़ोन है। अब अमेज़ोन अगर इंडिया में डायरेक्ट बिजनेस चला रही है तो हम क्या कह देंगे कि अमेज़ोन का इंडिया में एक तरीके का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। किसी भी तरीके के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो वो एक तरीके का एफडीआई बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डे टू डे ऑपरेशंस हो गए, मतलब कि अपने साथ साथ में पैसा नहीं ला रहे हैं, अपने साथ साथ में स्किल्स वगैरह, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इन सब सारी चीज़ों का भी एक समावेश अपने साथ में लेकर अगर कोई कंपनी भारत में आई है तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो किसी दूसरे देश के द्वारा या दूसरे देश की किसी कंपनी द्वारा घरेलू संस्था में या घरेलू देश में किया गया निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से टाइप होते हैं जनरली एफडीआई के। दो तरीके के टाइप्स हैं यहाँ पर हमारे सामने दिख रहे हैं हमें, हॉरिजॉन्टल एफडीआई एंड वर्टिकल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई, अभी हम थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहे थे, उन्हीं को क्या कर दिया गया, दो अलग अलग नामों में बांट दिया गया। देखिएगा, पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई की। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या हो गया, इस इमेज से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोई मैन्युफैक्चरर हो गया, अगर वो मैन्युफैक्चरर होस्ट कंट्री के अंदर, यानी कि देखो एक तो होम कंट्री, जैसे कि मान लीजिए अगर हम अमेज़ोन की बात करते हैं तो अमेज़ोन की होम कंट्री हो गई यूएस और होस्ट कंट्री हो गई इंडिया। अब अगर अमेज़ोन जो है वो मैन्युफैक्चरर की तरह ही इंडिया में काम कर रहे हैं जैसा कि कर रहा है, तो वो एक तरीके का क्या बोल दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोल दिया जाएगा। यानी कि इन फ्यूचर एग्जाम में या किसी भी तरह से अगर हमसे ये पूछा जाता है कि अमेज़ोन का भारत में किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं उससे कि दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल एफडीआई की, तो वर्टिकल एफडीआई में क्या हुआ है यहाँ पर देखिएगा कि एक तो रॉ मटेरियल सप्लायर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि जैसे कि समझिए इसको कि कोई एक ऐसी कंपनी, कोई भी खाद्य प्रोडक्ट बनाने वाली, जैसे कि अगर हम अमेज़ोन पे बात करते हैं तो अमेज़ोन पे बात कर लेते हैं। अभी अमेज़ोन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है हॉरिजॉन्टल के केस में। वर्टिकल के केस में कैसे कि मान लीजिए अमेज़ोन ने कल से फूड के अंदर भी फूड डिलीवरी या फूड मैन्युफैक्चरर भी एक तरीके का अमेज़ोन भारत में बनता है। उसी फूड मैन्युफैक्चरर के लिए अगर अमेज़ोन जो है भारत में अगर जैसे मान लीजिए कृषि में निवेश करना शुरू कर दिया, फसलों में अलग अलग तरीके के निवेश बढ़ा दिए या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो वो क्या बोल दिया जाएगा, एक तरीके का वर्टिकल एफडीआई। उसे क्या कह देंगे, वर्टिकल एफडीआई। यानी कि सेम इन्वेस्टर सेम प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। सेम इन्वेस्टर डिफरेंट प्रोसेस, वर्टिकल।
ठीक है, इतना सा समझिएगा। वर्टिकल का मतलब हो जाएगा डिफरेंट प्रोसेस अगर उसने अपनाया है किसी इन्वेस्टर ने, तो वो वर्टिकल एफडीआई है। आजकल जनरली वर्टिकल एफडीआई बहुत ज़्यादा चल रहा है भारत में। अगर देखा जाए तो चाइना से के साथ में जो एफडीआईज हैं उसमें वर्टिकल एफडीआई का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पार्ट है। आगे देखते हैं कि किन तरीके के अकाउंट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ट्रेड जब कभी भी किया जाएगा दो देशों के बीच में, तो वो अकाउंट्स के बीच में कुछ दो तरीके के अकाउंट यहाँ पर हमारे सामने आए। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता, कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। ये दो प्रकार के खाते। अब करंट अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पर हमेशा डीलिंग किसकी हो रही है, कैश की। याद रखना, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और डील हो रही है कैश में डायरेक्ट, यानी कि किसी भी प्रकार के फंड्स वगैरह जो हैं, कैश फंड्स वगैरह, वो अगर आदान प्रदान किए जा रहे हैं तो वो एक करंट अकाउंट बोल दिया जाएगा। अगर डीलिंग हो रही है किसमें, सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स वगैरह के अंदर, जैसा कि शेयर मार्केट के अंदर वगैरह मार्केट में चलती है, तो वो बोल दिया जाएगा एक तरीके का कैपिटल अकाउंट। इसी करंट अकाउंट से यहाँ पर एक टर्म निकल के आया, करंट अकाउंट डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट किसे कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में सिर्फ अभी इतना से समझ लीजिएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। चालू खाते घाटे का मतलब हो जाता है कि जो आपके देश में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट पर मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए, इफ़ द इनफ्लो इन अ कंट्री इंक्रीजेस देन द आउटफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या इनफ्लो बढ़ रहा है, इनफ्लो बढ़ेगा मतलब क्या हुआ, एक तरीके का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, डेफिसिट की। यानी कि डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आउटफ्लो जो होगा वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए इनफ्लो से, ठीक है। इसको ऐसे समझना कि जब आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। जैसे कि आप अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आउटफ्लो इंक्रीज़ हो चुका है इनफ्लो से, इसी को बोल दिया जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। यानी कि कैश आउटफ्लो ज़्यादा, कैश आउटफ्लो ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम है। कैश आउटफ्लो अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक देश का निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है। वहीं अगर इनफ्लो ज़्यादा है, अगर हम ये कह देते हैं कि किसी देश में इनफ्लो ज़्यादा है, यानी कि कैश का आगमन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका जो एक्सपोर्ट हो रहा हो वो क्या हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो। तो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट ज़्यादा है मतलब हमारा इनफ्लो अच्छा आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर कम है तो हमारा इनफ्लो भी कम आएगा। और जैसे ही ये कम हुआ, इनफ्लो जैसे ही कम हुआ, हमने इसको क्या नाम दे दिया, डेफिसिट नाम दे दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी कि अगर ये कह दिया जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर वैल्यू, अगर जैसे मान लो हमने कह दिया 5 रुपये आई, करंट अकाउंट डेफिसिट की टोटल वैल्यू हमारे पास में 5 रुपये आई, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि 5 रुपये हम घाटे में हैं। हम हो सकता है 15 रुपये तो इंपोर्ट कर, 15 रुपये का तो हमारे पास में इंपोर्ट हो रहा हो और 10 रुपये का एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हो, तो 5 रुपये हम घाटे में। तो ये जो घाटा आएगा, इसी घाटे को क्या कह दिया जाएगा, एक तरीके का करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। रूट्स किस तरीके के एफडीआई के अंदर, जनरली भारत में जो एफडीआई किया जाता है वो 2 रास्तों से किया जाता है। इसके 2 रास्ते हैं एफडीआई के लिए। एक रास्ता जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट, स्वचालित मार्ग, और एक है गवर्नमेंट रूट यानी कि सरकारी मार्ग। इस सरकारी मार्ग का नाम है FIPB। पहले भी मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। गवर्नमेंट रूट को कहते हैं FIPB। ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, 2 तरीके के रूट हो गए। FIPB का मतलब क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इसको कहते हैं, जो कि 2017 में बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। मिस्टर अरुण जेटली के द्वारा, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। उसके बहुत अलग अलग तरीके के रीज़न थे क्यों बंद कर दिया गया था। इसीलिए सरकार क्या करती है कि FDI को भारत में बढ़ाने के लिए जनरली फोकस करती है किसको, ऑटोमेटिक रूट को। अब ऑटोमेटिक रूट को क्यों फोकस किया, गवर्नमेंट रूट को क्यों फोकस नहीं किया, इसके बारे में भी जानते हैं, देखते हैं अलग अलग रूट। पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट के बारे में। द नॉन रेजिडेंट और इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर प्रायर नोड ऑफ RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FDI। यानी कि ऑटोमेटिक रूट में क्या हुआ कि कोई नॉन रेजिडेंट जो भारत का नागरिक नहीं है, या फिर भारतीय कंपनी, जैसे कि कोई विदेशी निवेशक भी हुआ या कोई भारतीय निवेशक भी हुआ, तो उसे भारत में निवेश करने के लिए किसी भी प्रकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या भारत सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना अनुमति के ही सीधा निवेश
कर सकते हैं, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। एक्चुअली यहाँ पर परमिशन ली तो जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर परमिशन की बात की तो जाती है, लेकिन ये पहले ही हो चुकी होती है, क्योंकि जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी नियम कानून हैं, अगर वो पहले से क्लियर्ड है तो वहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए डायरेक्टली ये बोला जाता है कि ऑटोमेटिक रूट में कभी भी किसी कंपनी को निवेश के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे रूट पर अगर बात करें, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट रूट, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ मैंडेटरी, यानी कि सरकार की अनुमति की आवश्यकता यहाँ पर होगी। द कंपनी विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्ट, ठीक है, पोर्टल। इस FIFP इसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल एक बोला जाता है। तो इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के ऊपर आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डालनी होगी, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही यहाँ से आपको क्लियरेंस मिला तो उसके बाद में अप्रूवल के लिए जो भी मिनिस्ट्री होगी उस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, DPIIT के पास जाएगा, फिर वहाँ से जो भी डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, सरकार की अनुमति की आवश्यकता लेनी होती है कंपनी को भारत में निवेश करने के लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट में जो डिफरेंस हुआ है वो सिर्फ इतना सा हुआ है कि आपको वहाँ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत है। जो वो FIPB यहाँ पर था, उस FIPB को, ये जो हमने FIPB देखा है, इस FIPB की जगह क्या कर दिया गया, अब FIFP, इसका एक तरीके का नया पोर्टल बना दिया गया। इस पोर्टल पर परमिशन लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी गवर्नमेंट रूट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में जो कंसल्टेंट होंगे FDI के लिए, कि भारत में FDI के लिए कंसल्टेंट यानी कि कौन कौन परामर्शदाता हो सकते हैं, तो परामर्शदाता जनरली दो हैं यहाँ पर। कौन कौन है, DPIIT और MOCI। DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, यानी कि उद्योगों का एवं आर्थिक जो आंतरिक व्यापार हैं उन आंतरिक व्यापारों का विभाग है एक तरीके का। तो जो भी उद्योग और आंतरिक व्यापार चलेंगे तो उनका जो विभाग है, इस विभाग के द्वारा पहले परमिट किया जाएगा, या ये विभाग आपको पूरी जानकारी देगा। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये किसी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको हम कहते हैं, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का भी अप्रूवल यहाँ पर लेना ज़रूरी हो जाता है। इनके अप्रूवल के आने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो रास्ता है गवर्नमेंट रूट, ये क्लियर मान लिया जाएगा। मैं बार बार इस गवर्नमेंट रूट के ऊपर फोकस इस वजह से कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो बात की गई है वो इसी गवर्नमेंट रूट से जुड़ी हुई की गई है। FIFP और DPIIT MOCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये कंसल्टेंट बोले जाएंगे FDI के लिए, ठीक है। लिमिट्स FDI में किस तरीके की चलती हैं, भारत में अगर हम FDI की लिमिट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो लिमिट्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, 100% 74, 51, 49, 26 और 20%, ठीक है। बेसिकली देखा जाए अगर हम बात करें तो FDI के लिए 10% ही मिनिमम लिमिट आवश्यक है, ठीक है। इसके ऊपर का जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसको ऑलरेडी हम क्या बोल रहे हैं, FDI ही बोल रहे हैं। अच्छा, 10% से नीचे का जो इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो वो किस में चला जाएगा, FII में चला जाएगा। अगर 10% से नीचे का निवेश अगर गया है तो वो FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेश बोल दिए जाएंगे 10% से कम, ठीक है। 10% से ऊपर जैसे ही होगा उसको हम क्या कह देंगे, FDI कह देंगे। बट बेसिकली हमने जो लिमिट्स हमारे भारत में बनाई हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, 100, 74, 51, 49, 26 और 20। इन्हीं लिमिट्स के अंदर भारत में निवेश किया जाता है। जो भी निवेश चलेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, कैसा भी हो, अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, एग्रीकल्चर की, या फिर IT इंडस्ट्री की, ब्रॉडकास्टिंग की, जो भी सेक्टर्स है, बैंकिंग हो गया, किसी भी तरीके का सेक्टर हो चाहे, वो अल्टीमेटली इन्हीं सारी लिमिट्स के अंतर्गत आता है। ये आपका काम है, आपको देखना है कि भारत में जनरली जो लिमिट्स चल रही हैं वो कौन कौन सी चल रही हैं। लिमिट्स यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, बट आपको ये कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का सेक्टर है, टी प्लांटेशन हो गया, तो टी प्लांटेशन पर लिमिट कितनी है, IT पर लिमिट कितनी है, ब्रॉडकास्टिंग में कितनी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर लिमिट कितनी है। तो ये लिमिट्स आप एक बार देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन लिमिट्स में हमारे यहाँ पर FDI चलेगा। अब जो एरियाज़ जो हैं, जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर FDI जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बंद है, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें एटॉमिक एनर्जी की, गैम्बलिंग एंड बेटिंग का मतलब जुआ सट्टा जो भी हो गया, लॉटरी बिजनेस हो गया, चिट फंड हो गया,
निधि कंपनीज़ हो गई। निधि कंपनीज़ का मतलब एक तरीके के अगर हम बात करें एनबीएफसी की तरह ही ये कंपनीज़ काम करती हैं। निधि कंपनीज़ लोगों से पैसा लेकर उन्हें दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने का या दूसरे जगह पर उनको पहुंचाने का, फिर वहाँ से जो भी प्रॉफिट आया उसको शेयरिंग करने का, इस तरीके का काम कुछ निधि कंपनीज़ का होता है। उसके अलावा रियल इस्टेट हो गए, ठीक है, ट्रेडर्स हो गए, टीडीआर्स हो गए। तो ये इस तरीके सिगार, सिगरेट्स वगैरह, टैबैकोज़ वगैरह, टैबैको इंडस्ट्री वगैरह हो गए, ये सब कुछ एफडीआई से प्रोहिबिटेड एरिया है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड, इस स्लाइड से रिलेटेड, दैट इज़ ये टीडीआर क्या है? व्हाट इज़ टीडीआर? टीडीआर क्या होता है ये, और क्यों ट्रेडिंग ऑफ टीडीआर जो हैं इनको यहाँ पर बैन रखा गया है, ठीक है, कि ऐसा क्या है कि टीडीआर पर अलाउ नहीं है एफडीआई, ठीक है। एक छोटा सा क्लू यहाँ पर दे देता हूँ, जिनको पता है दैट इज़ वेरी गुड, नहीं पता तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें खुद को बोली जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा असाइनमेंट है तो मुझे ही करना होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी और को बोल दूँ कि नहीं आप मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। कुछ जिस तरीके के टर्म्स होते हैं तो वो टीडीआर की इनडायरेक्ट वे में अनऑफिशियल तरीके से मैंने आपको बताया है। टीडीआर आप पता करिएगा टीडीआर का मतलब क्या होता है। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एफडीआई कभी भी मान्य नहीं माना जाता। इसके अलावा रेलवे ऑपरेशंस हो गए, वहाँ पर भी एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड माना जाता है। रेलवे ऑपरेशंस के अंदर भी हम एफडीआई को संचालित नहीं कर सकते। तो इन सब सेक्टर्स को हमेशा बाहर रखा जाता है एफडीआई की कैटेगरी से, ठीक है। चेंजेस इन एफडीए पॉलिसी इन इंडिया, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है कि आखिर भारत में एफडीए पॉलिसी में जो अभी चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं। अप्रैल के मंथ में, मार्च के मंथ से बात चल रही थी, 25 मार्च 22 मार्च बहुत, उसके बाद अप्रैल के मंथ तक बात आई, तो वो क्या चेंजेस आए यहाँ पर हम देखते हैं। तो फिनांस मिनिस्ट्री नोटिफाइड चेंजेस इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स विच मेड प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मैंडेटरी। इस लाइन को एक बार ध्यान रखिएगा, विच मेड प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर foreign investment from countries that share borders with India to prevent opportunistic takeover of domestic firms amid COVID-19 pandemic under the FEMA law। बात करते हैं इसके बारे में, क्या है ये, क्या किया गया अभी कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर, चाहे हम घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करें चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उस नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण क्या है कि जो भी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन पर लगातार बोझ जो है वो बढ़ता चला गया है। अब यहाँ पर ये समझ में आया कि मान लीजिए पेंडेमिक के कारण जो भी लॉसेस हुए हैं इंडस्ट्री को, इन लॉसेस को अगर चाइना एक अपॉर्चुनिटी मानकर चलता है, कैसे अपॉर्चुनिटी मानकर चलता है कि कल को मान लो अगर ये हो जाए कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रहा है, भारत में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर किसी कंपनी को परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो जैसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपने इंक्रीज़ करते चले जाएगी तो क्या होगा कि एक टेक ओवर वाली प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि हो सकता है भारतीय कंपनियों पर स्वामित्व बढ़ जाए चाइना का, और जैसे ही भारतीय कंपनियों पर स्वामित्व चाइना का बढ़ गया तो हम इसका एक नकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर ये मान के चलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था तो हो जाएगी कम और चाइना की अर्थव्यवस्था हो जाएगी थोड़ी सी और ज़्यादा। तो ऐसा क्या किया गया है यहाँ पर, सरकार ने ये कहा है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, उन सब इन्वेस्टमेंट पर सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगी। ये बात यहाँ पर की गई है इस पॉलिसी के अंदर। किन देशों को ये अनुमति लेने की आवश्यकता है? उन देशों को जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, लैंड बॉर्डर्स जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उन देशों को इस चीज़ की परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। पाकिस्तान का नाम यहाँ पर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा किसी भी तरीके का एफडीआई नहीं चलता है। चलने में भूटान के साथ भी हमारा किसी तरीके का एफडीआई नहीं चलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो है चाइना के लिए। हमने क्या किया, हमारा जो फेमा लॉ है, फेमा FEMA, ये जो हमने यहाँ पर लॉ देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के क्लोज हमने बदले। उन क्लोज में हमने सिर्फ इतना सा बदलाव किया है कि वो सारे देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं
उनके द्वारा भारत में कोई भी प्रत्यक्ष निवेश अगर किया जा रहा है तो वो सरकार की अनुमति के साथ ही किया जाएगा। सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया जाएगा। इससे क्या हुआ देखते हैं। इससे हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको, अभी जैसे कि हमने बात करी चाइना को, तो चाइना ने अपने कुछ वर्ड्स दिए, चाइना ने कुछ बात की। क्या वर्ड्स दिए? चाइना ने कहा कि चाइना स्टेटेड दैट the new norms violate the World Trade Organization's principle of non-discrimination and are against the general trend of free trade। चाइना का कहना है कि भारत का ये जो कदम है ये WTO के नियम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। इन्होंने हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया है, यहाँ पर भेदभाव किया है। क्यों? भारत ने ये कहा सिर्फ कि लैंड वाले जो लैंड बॉर्डर साझा कर रहे हैं उन्हीं देशों के साथ किया जाएगा, दूसरे देशों के नाम क्यों नहीं लिया यहाँ पर? ये हमारे पर्सनल व्यक्तिगत सुझाव है या व्यक्तिगत हमारे नियम कानून है जो हम ले सकते हैं। इसमें चाइना को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो अभी सामान्य समय में, वर्तमान समय में जो ट्रेंड चल रहा है फ्री ट्रेड का, फ्री ट्रेड का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर? DTAA, एक बार पहले भी बात कर चुके हैं हम, बहुत पहले इस पर, DTAA पर, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है कि जब कभी भी आप दो देशों के बीच में व्यापार कोई हो रहा हो तो वहाँ पर दो जगह टैक्स ना लगकर एक ही जगह टैक्स लगे, दैट इज़ DTAA। तो उस फ्री ट्रेड वाले जनरल ट्रेंड को भारत जो है वो ख़त्म कर रहा है या हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है यहाँ पर। इस तरीके का पूरा प्रोसेस जो है चाइना ने WTO के सामने रखा है और उसके बाद में कहा भी है कि भारत को जो है अपनी नीति पर दोबारा वापस से विचार करना चाहिए। ये यहाँ से साबित होता है कि हम जो सोच रहे थे, यानी कि भारत सरकार जो सोच रही थी कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में जब अर्थव्यवस्था वापस अपना पहिया संभालेगी तो वहाँ पर हो सकता है कि चाइना इसका एक फ़ायदा उठाए और हमारी जो कंपनीज़ हैं, हमारी जो घरेलू कंपनीज़ हैं, उन घरेलू कंपनीज़ को टेक ओवर करना शुरू कर दे। इसलिए सरकार ने यहाँ पर ये जो चेंज है इसको लाया है। ठीक है, तो ये एक चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न इस चीज़ के ऊपर निकला है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है अभी का अगर प्रेजेंट सिनारियो हम देखें तो पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक से परेशान है एक्सेप्ट चाइना। चाइना इज़ स्टिल डूइंग दैट थिंग्स, वो अपने डेवलपमेंट की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो भी उनको स्पेस ऑपरेशन करने हैं वो कर रहे हैं, मेडिकल ऑपरेशंस, डिफेंस ऑपरेशन, किसी भी चीज़ में वहाँ पर कोई कमी नहीं आ रही। इकोनॉमिक ऑपरेशंस कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट वहाँ का डाउन नहीं हुआ, अच्छी खासी ग्रोथ उन्होंने ली है। तो ये सब कुछ चाइना जो है इसको बहुत कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद एक सोची समझी एक प्लानिंग थी चाइना की, जिस पर भारत सरकार ने या हमारा जो इकोनॉमिक जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर एक रोक लगा दी कि अब से आपको सरकार की अनुमति की लेने की सरकार की अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी अगर किसी भी प्रकार का निवेश अगर आप भारत में करते हैं तो। अब यहाँ पर क्या है कि FDI के जो डेटा है वो डेटा हमसे क्या कहते हैं कि चाइना से अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2019 में कुल 14,846 करोड़ का हमारे पास में FDI हमें प्राप्त हुआ है। इतना FDI हमें मिला है। इतना इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डेटा यहाँ पर क्या कहा गया कि 2.3 बिलियन $, यानी कि 14,846 करोड़ का अमाउंट जो है वो हमारे पास में एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर सन 2000 से लेकर 2019 के बीच में। इसी पीरियड में भारत से 48 लाख तो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। नेपाल से 18.18 करोड़, 35.78 करोड़ हमारे पास में आए हैं म्यांमार से, 16.42 करोड़ हमारे पास में आए अफगानिस्तान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर वापस वही बात कर दी गई, देयर आर नो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड भूटान। पाकिस्तान भूटान से हमारे पास में किसी प्रकार के इस तरीके से निवेश नहीं किए गए हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले कोई निवेश नहीं किए गए। हमने किसी भी पाकिस्तानी कंपनी को या भूटान की कंपनी को भारत में आमंत्रित नहीं किया है। कहने का सीधा सा सेंस यहाँ पर इतना आता है। अब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर देखिएगा सामने सीधे सीधे दिख रहा है हमें चाइना का। अब चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इसी से चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये इन्वेस्टमेंट अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। उनकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब यहाँ पर हो जाएगी, ये कहता है हमारा इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर। अब ये थी FDI की बात। अब FII का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? FII का मतलब हो गया कि इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच इन्वेस्ट इन द एसेट्स बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कंट्री अदर देन दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बेस्ड। वापस वही वाली बात हो गई कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, कोई निवेशक है, अगर वो US का निवेशक है और भारतीय कंपनी में, भारतीय प्रतिभूतियों में अगर निवेश करता है तो वो एक प्रकार का क्या कहा जाएगा?
एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाएगा, एक संस्थागत निवेशक कहा जाएगा, जिसको कि लिमिट यहाँ पर हम बताई मैंने आपको 10%। ध्यान रखना, जो लिमिट आती है FII में दैट इज़ अप टू 10%। ओनली 10% तक के निवेश ही अलाउ किए जाते हैं। इसको 16 नहीं समझिएगा, दैट इज़ 10 एक्चुअली 10%। तो ये 10% का ही निवेश अलाउ होता है FII की जब बात की जाती है तो, ठीक है। इससे ज़्यादा जैसे ही हुआ तो वो FDI में चला जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी। तो इनका सिर्फ काम इतना सा है कि यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट बिजनेस नहीं शुरू किया जाता, इनडायरेक्ट वे में सिर्फ शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, उनकी ट्रेडिंग, उनका लेन देन शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब ये सब क्या होते हैं, सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं। तो अभी हमारे साथ में यानी कि सेबी के साथ में भारत में कुल 1450 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। याद रखना, ये नंबर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 1450 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी इन द प्रेजेंट टाइम। अब यहाँ पर हमारे सामने जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या निकल के आते हैं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट FDI पार्टनर, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा जाता है। सिंगापुर, भारत का सबसे बड़ा FDI पार्टनर वर्तमान समय में कौन है? सिंगापुर। सेकंड नंबर पे नाम आता है मॉरिशियस का, दूसरे नंबर पे नाम आता है मॉरिशियस का। पहले अगर हम बात करें आज से 1 साल पहले मॉरिशियस ही था जो कि फर्स्ट रैंक को लिए हुए था, लेकिन उसके बाद में सिंगापुर ने ओवरटेक करते हुए पहला नंबर का यहाँ पर स्थान प्राप्त किया। अब वापस से दोबारा वही बात होगी कि हो सकता है इस साल यानी कि 2020 का जो भी अंत होगा, 2020 फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हो रहा होगा, तो हो सकता है वापस दोबारा मॉरिशस जो है वो अपना स्थान प्राप्त कर ले। क्योंकि अगर अभी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो लगातार परसेंटेज मॉरिशस से हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट का बढ़ता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर। इंडिया इज़ अमंग टॉप 10 रिसिपेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत जो है वो FDI रिसिपेंट्स यानी कि पूरी दुनिया से FDI प्राप्ति करने वाले देशों में कुल 10 जो देश हैं उनके अंतर्गत इनकी रैंक लगती है, ठीक है। द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज़ USA, यानी कि भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर, जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात जो किया जाता है वो हम करते हैं USA को, और सबसे ज़्यादा जो आयात करते हैं वो करते हैं हम किसको? चाइना को। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है हमारे साथ में है ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम एक न्यूट्रल सिचुएशन में खड़े हुए हैं, यानी कि ना हम USA से लड़ सकते हैं ना हम चाइना से लड़ सकते हैं, क्योंकि चाइना से हमारे पास में एक अच्छा खासा इंपोर्ट आता है, हम वहाँ से बहुत बड़ा इंपोर्ट लेते हैं हमारा। अगर वो इंपोर्ट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो भी इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव ही इफेक्ट देखा जाएगा, और वहीं अगर USA को हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाए तो भी वो हमारे लिए नेगेटिव सी एक चीज़ यहाँ पर सामने आती है। तो ये सब कुछ इस तरीके के मेजर्स हैं। उसके अलावा खैर होने में USA से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कहना सिर्फ हम हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इतना सा है कि एक्सपोर्टिंग पार्टनर अगर हम देखें तो USA सबसे बड़ा है, और चाइना जो है वो हमारा इंपोर्टिंग पार्टनर है। ये कुछ FDI से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे इस तरीके के कि FDI क्या है, किस तरीके से है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही हैं उन पर भी बात करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या इनमें चेंजेस किया गया है, कौन से नए रिसोर्स जो हैं वो इंडिया में लाए जा रहे हैं, उन सब पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो एक एक इकोनॉमी का टॉपिक हम धीरे धीरे इस तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, यू कैन आस्क इट टू मी डायरेक्टली, आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, जहाँ तक आप सवाल है कि अगर आपको कोई डाउट भी है आप पहले मुझे टेक्स्ट करें, आप पहले मुझे मैसेज करें कि सर इससे रिलेटेड ये वाली चीज़ जो है वो हमारे डाउट सेक्शन के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद उसका आंसर मैं आपको जैसे कि डायरेक्टली जब आप जहाँ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, चाहे फेसबुक पे मैसेज करें, कहीं भी, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर उसका कर सकता हूँ सीधे से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर करना क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट होती है तो वहाँ पर आंसर करना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल ना मेरे लिए होगा ना आपके लिए होगा, तो उसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि आपका अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इट टू मी डायरेक्टली। जैसे कि आपने बात की थी कि अगर हम बात करें तो MSS और OMO से रिलेटेड, तो वो एक कंसेप्ट था, वो अगर आपको डाउट है इस तरीके का आप मुझसे एक बार पूछिए, मैं आपको वो चीज़ वहीं पर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ये तो बात थी हमारा आज के इस वाले टॉपिक की FDI से रिलेटेड। दूसरा जो टॉपिक है हम इसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कैपिटल मार्केट, दोनों में से जो भी जैसा भी आपको सूटेबल लगे तो उस टॉपिक पर हम दोबारा वापस से बात करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज़
दैट्स इट, इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा पहले कि कौन से टॉपिक पर हमें नेक्स्ट वीक का वीडियो बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।